हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के तहत जारी है छत्तीसगढ़ का इतिहास, जिसमें हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास, जो कि प्रारंभ होता है कलचुरी वंश के साथ। छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी हैं वो त्रिपुरी के कलचुरियों की एक शाखा या फिर उनका एक हिस्सा है। इसमें फिर छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की दो शाखाएं हैं, एक जो है रतनपुर शाखा और दूसरी रायपुर शाखा। तो रतनपुर शाखा के बारे में हम देख चुके हैं, आज हम देखेंगे रायपुर शाखा के बारे में। ऐसा माना जाता है कि कलचुरियों की रायपुर शाखा जो है वो रतनपुर शाखा से ही निर्मित है। क्या हुआ था कि रतनपुर के राजा जो थे उन्होंने अपने रिश्तेदार को रायपुर शाखा की देखभाल के लिए भेजा। बाद में संभवतः रायपुर शाखा के जो शासक हुए उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, रतनपुर के कलचुरियों से अपने आप को अलग मान लिया। रायपुर के कलचुरियों से संबंधित रायपुर कलचुरी वंश के जो शासक हैं ब्रह्मदेव, उनके दो शिलालेख प्राप्त हुए हैं। एक रायपुर से शिलालेख, एक तो रायपुर शिलालेख प्राप्त हुआ है 1402 का और 1402 ईस्वी का, और एक खल्लारी शिलालेख प्राप्त हुआ है जो कि है 1415 ईस्वी। दोनों शिलालेख जो हैं ये हैं ब्रह्मदेव के। इनसे क्या जानकारी प्राप्त होती है? इनसे जो है इनके पूर्व यानी राजा ब्रह्मदेव के पूर्व के 3 राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। कौन कौन? तो प्रथम जो है वो है लक्ष्मीदेव, लक्ष्मीदेव के पश्चात हैं सिंघणदेव, तीसरे नंबर पर हैं रामचंद्र देव, और चौथे नंबर पर हैं ब्रह्मदेव। इस शिलालेख के अनुसार जो सिंघणदेव हैं उन्हें 18 गढ़ों का विजेता माना जाता है। 18 गढ़ों का विजेता। तो छत्तीसगढ़ में जैसा हम बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ हुए थे, उसमें जो 18 गढ़ का विभाजन है वो शिवनाथ नदी के आधार पर है। यानी अगर शिवनाथ नदी की बात करें हम, तो शिवनाथ नदी के ऊपर यानी नॉर्थ की तरफ जो है, नॉर्थ छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में 18 गढ़ हैं जो कि रतनपुर शाखा के अंतर्गत हैं, और उसके दक्षिण में जो 18 गढ़ हैं वो हैं रायपुर शाखा। तो सिंघणदेव को 18 गढ़ों का विजेता माना जाता है। सिंघणदेव के जो पुत्र हैं वो रामचंद्र देव हैं। तो जो रायपुर है, रायपुर शहर की जो स्थापना है या इसको बसाने का श्रेय जाता है रामचंद्र देव को। रायपुर शहर बसाया था रामचंद्र देव ने, जिसे ब्रह्मदेव ने बाद में अपनी राजधानी बनाई। तो ये घटना है 1409 की। ब्रह्मदेव की अगर हम बात करें अब, तो 1409 में रायपुर को अपनी राजधानी बनाया ब्रह्मदेव ने। तो दोनों चीजें याद रखेंगे। रायपुर शहर की स्थापना करवाई थी, रायपुर शहर बसाया था रामचंद्र देव ने, उसे पहली बार अपनी राजधानी बनाई ब्रह्मदेव ने 1409 में। ब्रह्मदेव ने दूधाधारी मठ का निर्माण करवाया, जो छत्तीसगढ़ में आज भी है। दूधाधारी मठ, पुराने बस्ती, दूधाधारी मठ का निर्माण करवाया। इसी के शासनकाल में, ब्रह्मदेव के शासनकाल में, सन 1415 में देवपाल नाम के मोची ने
खल्लारी जो कि बागबाहरा विकास खंड में है, वहां पर खल्लारी माता मंदिर का निर्माण करवाया। खल्लारी माता मंदिर का निर्माण करवाया 1415 में देवपाल मोची ने, ब्रह्मदेव के शासनकाल में। ब्रह्मदेव के पश्चात यानी 1420 से लेके जो अंतिम शासक हुए रायपुर शाखा के, अमर सिंह 1741 तक, उनके बीच जो है 16 राजा हुए। कनिंघम की रिपोर्ट हम बोल रहे हैं। इनके पश्चात, ब्रह्मदेव के पश्चात हुए केशव देव, केशव देव 1420 में। तो केशव देव के पश्चात यानी केशव देव से लेके अंतिम राजा जो है अमर सिंह 1741, 1420 से लेके 1741 के बीच जो है 16 राजाओं का उल्लेख मिलता है। किसके अनुसार? इस बीच जो है 16 राजा हुए। ये रिपोर्ट है रायपुर जिला गजेटियर की। ये जो रिपोर्ट है कनिंघम एवं रायपुर जिला गजेटियर, इस रिपोर्ट के अनुसार केशव देव और अमर सिंह के बीच जो है 16 राजाओं का उल्लेख मिलता है। अमर सिंह जो कि अंतिम शासक हैं को 1750 में मराठों ने पराजित किया। 1750 में मराठों से पराजित हुए। बिना संघर्ष के पराजित हुए, मराठों से पराजित हुए और मराठा शासन जो कलचुरी शासन है वो मराठों के हाथ में चला गया। बदले में मराठों ने इन्हें जो है रायपुर, राजिम व पाटन की, रायपुर, राजिम व पाटन की जमींदारी दी थी। और सालाना जो है 7,000 की टकोली फिक्स की थी। 7,000 रुपये सालाना यानी कि वार्षिक टकोली। टकोली का मतलब है, अब जब ये जमींदारी देखेंगे अमर सिंह जो है रायपुर, राजिम व पाटन की, तो इससे जो भी टैक्स मिलेगा वो अमर सिंह को मिलेगा। बदले में सालाना जो है उस टैक्स का या फिर अपना जो इनको लाभ होगा उसका 7,000 रुपये मराठों को देंगे। तो जमींदारियों से जो इस प्रकार के टैक्स प्राप्त होते थे मराठों को, उनको कहा जाता था टकोली। इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है। तो रायपुर, राजिम और पाटन की जमींदारी इनको दी गई अमर सिंह को। बदले में 7,000 रुपये वार्षिक जो है टकोली निश्चित की गई। इनकी मृत्यु के पश्चात, अमर सिंह की मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र जो हैं शिवराज सिंह हुए। मृत्यु पश्चात शिवराज सिंह शासक हुए। तो ये जो व्यवस्था दी गई थी, ये रायपुर, राजम और पाटन की जो जमींदारी इनको दी गई थी, मृत्यु पश्चात जमींदारी जो है ले ली गई वापस। जमींदारी छीन ली गई। और 1757 में जब बिंबा जी का प्रत्यक्ष शासन हुआ,
इसके पहले तक क्या हुआ था, जब हम मराठा शासन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मराठों ने जो है प्रत्यक्ष शासन नहीं किया। प्रत्यक्ष शासन कहने का मतलब है कि वो छत्तीसगढ़ में आकर यहाँ पर अपनी राजधानी बसाकर रहे नहीं, बल्कि अपने जो है प्रतिनिधि यहाँ पर भेजकर शासन करवाते रहे, जिनको जिलेदार कहते हैं। जब हम मराठा शासन के बारे में पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर देखेंगे। तो 1757 में जब बिम्बाजी भोंसले जो है उन्होंने प्रत्यक्ष शासन किया, यहाँ की बागडोर अपने हाथ में ली, यहाँ आकर रहने लगे। 1757 की घटना है। 1757 में जब प्रत्यक्ष शासन हुआ तब इनको जो है महासमुंद तहसील में बड़गांव सहित 1757 में क्या हुआ कि महासमुंद तहसील में बड़गांव सहित 4 गांव, बड़गांव प्लस और जो है 4 गांव इनको दिए गए कर मुक्त, यानी कि इनसे टैक्स नहीं वसूला जाएगा मराठों के द्वारा। बड़गांव प्लस 4 गांव कर मुक्त प्रदान किए गए और रायपुर परगने के हर एक गांव से 1-1 रुपया वसूल कर सकते हो, ये अधिकार दिया गया। रायपुर परगने के प्रत्येक ग्राम से 1-1 रुपए वसूलने का अधिकार। इसे आप सहूलियत कहिए या फिर निरादर कहिए, एक हिसाब से बेइज्जती है ये बताने के लिए कि आपके कितने अधिकार हैं। और 1822 में ये भी इनसे पूरी तरीके से छीन लिया गया। 1822 में ये अधिकार भी छीन लिया गया। 1741 में शासन तो कलचुरियों के हाथ से गया, पर कुछ सम्मान बाकी था, क्योंकि 3-3 जमींदारी थी उनके पास, उनसे कर वसूलने का उनको अधिकार था। 1757 में वो अधिकार भी उनसे छीन लिया गया और बदले में जो है 5 ग्राम बस दिए गए और रायपुर परगने के प्रत्येक गांव से जो है 1-1 रुपया मात्र वसूलने का अधिकार दिया गया, जो कि 1822 में वो भी छीन लिया गया। तो हम क्या देखते हैं कि लगभग 1200 साल में भारत के अलग अलग हिस्सों में जो राजवंश सम्मान के साथ शासन कर रहा था, 1200 साल पश्चात जो है उसका दुखद अंत हुआ और इस प्रकार कलचुरियों का जो शासन है वो समाप्त होता है यहाँ पर। तो अब हम देखेंगे कि कलचुरियों की शासन व्यवस्था कैसी थी, उनका जो है प्रशासन कैसा था। 1200 साल तक कोई वंश जो है भारत के अलग अलग हिस्सों में शासन करता है तो ये देखना बनता है कि उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी। कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था अगर हम देखें तो प्रशासन की दृष्टि से या प्रशासन की सुविधा के लिए कलचुरियों ने जो है अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को गढ़ों में बांट रखा था। आज जिस गढ़ की हम बात कर रहे हैं वो वर्तमान जिले जैसा था। तो राज्य जो होते थे प्रशासनिक व्यवस्था में, राज्य वो मंडलों में विभाजित होते थे और मंडल जो है गढ़ों में विभाजित होते थे। गढ़ जो हैं 12 में विभाजित होते थे, 12 जो हैं फिर गांव में या फिर ग्रामों में। तो ग्राम जो है सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई। गांव के जो प्रमुख होते थे वो कहलाते थे गौटिया।
अगर इनके प्रमुखों की हम बात करें तो ग्राम प्रमुख कहलाते थे गौटिया। छत्तीसगढ़ में आज भी हम बोलचाल में कहते हुए सुन लेते हैं कि आप तो जो है गौटिया हैं, या कई लोग अभी भी गौटिया कहलाते हैं। तो गांव प्रमुख होते थे गौटिया। क्या करते थे ये? गांव से या फिर ग्राम से कर वसूलने में मदद करते थे, गांव से टैक्स वसूलने में मदद करते थे। बारह गांवों का एक बारहो होता था। जैसा नाम से पता चल रहा है बारहो यानी 12, तो बारहों में होते थे 12 गांव। 12 ग्राम का एक बारहो होता था, और एक बारहो जो होता था उसका प्रमुख कहलाता था दाऊ। ये भी आपने आसानी से कहते हुए सुना है लोगों को, दाऊ। कई लोग अभी भी कहलाते हैं दाऊ। फिर 7 बारहों का होता था एक गढ़। 7 बारहों का एक गढ़ होता था, और गढ़ का जो प्रमुख था वो कहलाता था दीवान। तो 7 बारहों यानी कि 7 बारम 84 ग्राम, और मंडल का जो प्रमुख होता था वो कहलाता था मांडलिक। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि 12 ग्राम का एक बारह हो रहा है, और 7 बारहों का एक हो रहा है गढ़। तो इस प्रकार हम देखते हैं 12 सत्ते 84 ग्राम का हो रहा है एक गढ़। 1 लाख ग्रामों के स्वामी को कहा जाता था महामंडलेश्वर। तो इस प्रकार प्रशासन जो है अलग अलग इकाइयों में बंटा हुआ था। अच्छा, अब इन इकाइयों में ये तो हमने देख लिया, ग्राम में जो प्रमुख है गौटिया है, बारहों में दाऊ है, गढ़ में दीवान है, मंडल में मांडलिक है। राज्य में जो है प्रशासनिक नियंत्रण के लिए कौन कौन से अधिकारी होते थे, कौन कौन से मंत्री होते थे, वो हम देख लेते हैं। तो जो कलचुरी वंश है या कलचुरी राजवंश में मंत्रियों का जो समूह होता था या मंत्रिमंडल होता था वो कहलाते थे अमात्य मंडल। तो इनका जो मंत्रिमंडल है वो कहलाता था अमात्य मंडल। और अमात्य मंडल में सामान्य तौर पर 8 मंत्री होते थे, अलग अलग विभाग के 8 मंत्री होते थे। इनकी सहायता के लिए फिर विभिन्न अधिकारी हुआ करते थे। तो उन अधिकारियों के बारे में हम थोड़ा सा जान लें। तो इसके बारे में हम देख रहे हैं कि मंडल का जो अधिकारी होता था वो कहलाता था मांडलिक। जो प्रमुख मंत्री होता था, प्रमुख मंत्री, वो कहलाता था महामात्य। महामात्य। प्रमुख मंत्री या फिर मुख्यमंत्री जो होता था वो कहलाता था महामात्य। इसके पश्चात अलग अलग विभागों के मंत्री हुआ करते थे, जैसे विदेश मंत्री, विदेश मंत्री को कहा जाता था महासंधि विग्रह। महासंधि विग्रहक। राजस्व मंडल के मंत्री होते थे, राजस्व मंडल के मंत्री हुआ करते थे। ये सब नाम आप याद रखिएगा, सही जोड़ी बनाओ, जैसे प्रश्नों के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। राजस्व मंडल के जो मंत्री हैं वो कहलाते थे महाक्षपटलिक।
महाक्ष पटलिक। फिर राजस्व प्रबंधक, राजस्व प्रबंधक जो होता था, राजस्व का प्रबंध करने वाला, ये अधिकारी हैं। राजस्व प्रबंधक जो होता था वो कहलाता था महाप्रमात्री। महाप्रमात्री। धर्म संबंधी कार्य देखने वाला, धर्म संबंधी कार्य देखने वाला कहलाता था धर्मलेखी। राजा का अंगरक्षक जो होता था, राजा का अंगरक्षक जो हमेशा उसके साथ हुआ करता था, राजा का अंगरक्षक कहलाता था महाप्रतिहार। दुर्ग की रक्षा करने वाला या जिसके अंडर में जो है दुर्गों की रक्षा का दायित्व होता था वो कहलाता था महाकोटपाल। महाकोटपाल। इसके अलावा न्याय का जो अधिकारी वो कहलाता था दांडिक। न्यायाधिकारी या जो जज होते थे वो कहलाते थे दांडिक। सेनाओं के कुछ प्रमुख, जैसे हस्ती सेना का प्रमुख या हाथी की सेना का प्रमुख जो कहलाता था वो कहलाता था महापीलुपति। महापीलुपति। अश्वसेना का प्रमुख जो है वो कहलाता था महाश्वसाधनिक। महाश्वसाधनिक अश्वसेना प्रमुख। पुलिस, वर्तमान आज जो पुलिस का कॉन्सेप्ट है, तो पुलिस व्यवस्था या उस समय जो पुलिस हुआ करते थे वो कहलाते थे दुष्ट साधनिक। दुष्टों को साधने वाला दुष्ट साधनिक, या फिर इन्हीं को कहते थे चोर द्वारणिक। चोर द्वारणिक। शांति व्यवस्था संभालने वालों को कहा जाता था भट्ट। भट्ट। तो इस प्रकार हम कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। इनमें से कुछ मंत्री हैं, कुछ जो है प्रशासनिक अधिकारी हैं। सामान्य रूप से सही जोड़ी बनाए में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बताना होता है कि जो मंत्री या फिर जो अधिकारी का नाम दिया गया है उनका काम क्या है, या फिर कई बार सीधे से ये पूछ देता है कि ये कौन से वंश के प्रशासनिक अधिकारी हैं, या ये प्रशासनिक अधिकारी जो हैं किस वंश के प्रशासनिक व्यवस्था में हुआ करते थे।
तो उसके लिए आपको याद रखना जरूरी है। कुछ चीज़ें आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं, जैसे महाश्व साधनिक है या दुष्ट साधनिक है, इस प्रकार की चीज़ों को। धर्मलेखी भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे महासंधि विग्रह। विदेश मंत्री अगर हम बात करें तो विदेशों में क्या होता है, संधि बनाने यानी कि अलायंस बनाने का काम होता है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं विदेश मंत्री को। महामात्य का नाम तो आपने टीवी सीरियल्स में कई बार सुना हुआ है। तो ये हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की कलचुरी व्यवस्था के बारे में, कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। कलचुरियों की जो प्रमुख देवी होती थी या जो कुल देवी होती थी, महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो होती थी गजलक्ष्मी। कलचुरियों की जो कुल देवी थी वो थी गजलक्ष्मी। इसी समय पर यानी कि मध्यकालीन इतिहास में कलचुरियों के अलावा, दोनों कलचुरियों के अलावा, रतनपुर के कलचुरी और रायपुर के कलचुरियों के अलावा भी जो है कुछ कुछ राजवंश शासन कर रहे थे, जैसे कवर्धा में फणिनाग वंश, कांकेर में सोमवंश। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके पहले कलचुरियों से संबंधित कुछ एक और पॉइंट्स जो हैं परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, जैसे टैक्स के बारे में, करों के बारे में। तो टकोली के बारे में हम देख चुके हैं, याद रखेंगे। टकोली जो है कलचुरी शासन में जो उनके अंतर्गत परगने या फिर जमींदारियां होती थी, उनसे जो कर लिया जाता था वो कहलाता था टकोली। उसके अलावा एक जो टैक्स है वो है युगा। युगा, युगा क्या टैक्स है? ये जो है सब्जी मंडी से, सब्जी मंडी में बैठने वालों से ये टैक्स लिया जाता था। तो एक प्रकार से ये सब्जी मंडी का टैक्स है, सब्जी बेचने का, सब्जी मंडी से लिया जाने वाला टैक्स है। युगा, इसके बारे में याद रखेंगे। फिर कलचुरियों के समय पर जो मुद्रा प्रचलित थी, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो आज से 40-50 साल पहले के बुजुर्ग हैं, वो अभी भी इस बात को जानते होंगे। या आपने सुना भी होगा कौड़ी। आपके अगर दादी परदादी जीवित हैं तो उनसे पूछिएगा, कौड़ी करके मुद्रा हुआ करती थी इनके समय में। किनके समय में? कलचुरियों के समय में। तो मुद्रा की अगर हम बात करें तो कौड़ी हुआ करती थी। कौड़ी, 20 कौड़ी जो है वो एक कोरी कहलाती थी। एक कोरी, छत्तीसगढ़ के ग्रामों में ये कोरी शब्द आज भी सुनने को मिल जाएगा। किसी भी 20 संख्या के लिए वो एक कोरी शब्द, जो पुराने जो बुजुर्ग हैं वो यूज करते हैं, 20 की संख्या के लिए यूज करते हैं कोरी शब्द। तो वो होता था वास्तव में 20 कौड़ी। 20 कौड़ी का होता था एक कोरी। फिर 16 कोरी का होता था एक दोगानी। एक दोगानी। 4 कौड़ी का कहलाता था एक गंडा। 4 कौड़ी का एक गंडा कहलाता था। तो इस प्रकार देखिए, 4 कौड़ी का एक गंडा हो रहा है, 20 कौड़ी का एक कोरी। इसका मतलब 5 गंडा का हो जाएगा एक कौरी, 5 गंडा का एक कोरी। तो ये 2-3 चीजें याद रखेंगे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है तो। मुद्रा हुआ करती थी कौड़ी, 20 कौड़ी का होता था एक कोरी, 16 कोरी का होता था एक दोगानी। इसका मतलब 16 दूनी 32, 320 कौड़ी का होगा एक दोगानी, 4 कौड़ी का एक गंडा और 5 गंडा का एक कोरी। तो अगर आपको ये कौड़ी, कोरी और दोगानी याद रहे और 4 कौड़ी बराबर एक गंडा याद रहे तो आपस में इनका जो है आप अंतर परिवर्तन कर सकते हैं। कवर्धा के फणी नागवंश। फणी नागवंश के जो संस्थापक हैं वो अहिराज कहे जाते हैं। संस्थापक अहिराज।
छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में आज भी एक प्रकार का जो सांप पाया जाता है, सर्प पाया जाता है, जिसमें पीली और काली बैंड्स पाए जाते हैं, उन्हें उसे अहिराज कहा जाता है। तो ये सांप से ही संबंधित नाम है या फिर इस नाम से संबंधित सांप का नाम है। तो इसके संस्थापक जो हैं अहिराज कहे जाते हैं। फणिनाग वंश कवर्धा से संबंधित दो राजा महत्वपूर्ण हैं। पहला है गोपाल देव। गोपाल देव हुए जो गोपाल देव थे वो जाजल्य देव प्रथम के समकालीन थे। जाजल्य देव प्रथम, जाजल्य देव के केवल समकालीन नहीं थे, उनके अधीन थे। जाजल्य देव प्रथम के अधीन शासक थे ये। और इन्होंने जो है 1089 ईस्वी में भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया। भोरम देव मंदिर का निर्माण। भोरम देव जो मंदिर है ये खजुराहो से प्रेरित है, मध्य प्रदेश के खजुराहो से प्रेरित, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता था। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसको कहा जाता है? भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। नागर शैली में ये बना है, ये सब ध्यान रखेंगे। नागर शैली में निर्मित। और जो भोरम देव हैं वो एक आदिवासी देवता हैं। भोरम देव जो हैं आदिवासी देवता हैं। इनके नाम से जो है भोरम देव मंदिर। दूसरे जो शासक हैं महत्वपूर्ण इस वंश के, वो हैं गोपाल देव, माफ करिएगा, रामचंद्र। रामचंद्र तो एक ये याद रखेंगे 1089 भोरम देव मंदिर का निर्माण, और दूसरा 1349 ईस्वी। 1349 ईस्वी याद रखेंगे। जिन दो चीज़ों के लिए कवर्धा फेमस है, एक पहला भोरम देव मंदिर, उसका निर्माण हुआ था 1089 ईस्वी में, और दूसरा 1349 ईस्वी में हुआ था मड़वा महल का निर्माण। मड़वा महल का निर्माण। मड़वा महल जो है वास्तव में एक शिव मंदिर है। मड़वा महल जो है एक शिव मंदिर है। इसे विवाह को समर्पित किया गया है, इसीलिए इसका एक नाम जो है दूल्हा देव भी कहलाता है। ये दूल्हा देव भी कहलाता है। तो मड़वा महल का निर्माण जो है 1349 ईस्वी में हुआ था। ये पता चलता है मड़वा महल में शिलालेख है। मड़वा महल में ही शिलालेख है 1349 ईस्वी का। मड़वा महल शिलालेख। इसी शिलालेख के आधार पर पता चलता है कि इसके जो संस्थापक हैं, फणिनाग वंश के संस्थापक, वो अहिराज हैं। मड़वा महल शिलालेख से ही पता चलता है कि इसके जो संस्थापक हैं वो अहिराज हैं। तो मड़वा महल जो है शिव मंदिर है, दूल्हा देव भी कहलाता है, और ये जो है विवाह का प्रतीक है। विवाह का प्रतीक। संभवतः इसी मड़वा महल में रामचंद्र ने कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया था।
कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया था इन्होंने। कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी। फणी नागवंश कवर्धा के बारे में यही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और यही आपको याद रखनी है। क्या क्या चीज़ें? भोरम देव मंदिर का निर्माण 1089 ईस्वी, किसके द्वारा? गोपाल देव के द्वारा। मड़वा महल या फिर दूल्हा देव का निर्माण 1349 ईस्वी, किसके द्वारा? रामचंद्र देव के द्वारा। संस्थापक जो थे अहिराज थे, और ये पता चलता है मड़वा महल शिलालेख से। अगला हम देखते हैं कांकेर के सोमवंश। कांकेर के सोमवंशों का जो शासन था वो 1191 ईस्वी से 1320 ईस्वी के मध्य रहा। तो सोमवंश जो कांकेर में था, इनको हम सामान्यतः उस जगह के नाम से जानते हैं, कांकेर के सोमवंश। इनसे संबंधित 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं इनसे संबंधित, और उन अभिलेखों के आधार पर जो पता चलता है, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का तो पता नहीं है, परंतु शासकों के बारे में जो पता चलता है, तो जो संस्थापक थे सोमवंश के, कांकेर के सोमवंश के जो संस्थापक थे वो थे सिंहराज। सिंहराज के जो पुत्र हुए या उनके जो उत्तराधिकारी हुए वो हुए व्याघ्रराज। सोमवंश के व्याघ्रराज और नल वंश के व्याघ्रराज में कंफ्यूज मत होइएगा। जो व्याघ्रराज समुद्रगुप्त से पराजित हुआ था वो नल वंश का था, ना कि सोमवंश का। व्याघ्रराज के पश्चात हुए वोपदेव। वोपदेव के 3 पुत्र हुए। इन्हीं के आधार पर जो है उनकी 3 शाखाएं भी कही जाती थी। पहले कर्णराज, जो संभवतः सिहावा क्षेत्र में रहे होंगे। दूसरे सोमराज, और तीसरे जो हैं कृष्णराज। कर्णराज से संबंधित सिहावा अभिलेख मिलता है। सिहावा अभिलेख। सोमराज के फिर पुत्रों का पता चलता है, पंपराज या फिर पंपाराज। पंपराज का जो है ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। इसी ताम्रपत्र के आधार पर पता चलता है कि सोमराज जो इनके पिता थे वो वोपदेव के पुत्र थे। और कृष्णराज के पश्चात जो हुए वो हुए जैतराज। जैतराज के पश्चात सोमचंद्र, और इसके पश्चात भानुदेव। भानुदेव का जो है कांकेर शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार इसी जानकारी के साथ कांकेर सोमवंश भी यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं काकतीय वंश के बारे में, जिन्होंने बस्तर, चित्रकूट, चक्रकोट के आसपास जो है शासन किया था। चक्रकोट के छिंदकनाग वंश भी जो है चित्रकूट के आसपास इनका शासन था। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।